नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। मुजफ्फरपुर में ट्रेन से कटकर 3 की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरपुर में ट्रेन से कटकर 3 लोगों की मौत हो गई है। ट्रैक पार करने के दौरान 3 महिलाएं चपेट में आ गई। बिहार संपर्क क्रांति की चपेट में आई तीनों महिलाएं और सकरा के मिसरौलिया की ये सभी मृत महिलाएं हैं। तो बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन की चपेट में आने से इतनी बड़ी घटना घटी है और बताया जा रहा है तीनों महिलाओं के बारे में कि ये सकरा के मिसरौलिया की रहने वाली थी। मृतकों में 2 महिला एक ही परिवार की हैं। सुधीर हमारे साथ फोन लाइन पर। सुधीर, अपडेट बताएं। ये है कि पुलिस उनके घर पहुंची है। जो ये परिवार है उन लोगों ने अपना जो परिजनों का डेड बॉडी है उसे तुरंत वहां से उठाकर और अपने घरों को पहुंचा दिया है, क्योंकि काफी विवश था। लोग बुरी तरीके से कट गए थे, तो एक तरीके से बोरे में उनका डेड बॉडी को बाहर ले जाया गया है। तो पुलिस वहाँ कानूनी कार्रवाई के लिए पहुंची है। सकरा थाना पुलिस पहुंची है, जीआरपी के अधिकारी भी पहुंचे हैं और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो पुलिस परिजनों से मुलाकात कर रही है। हालांकि ट्रैक से शवों को ले जाया गया है और इस वक्त पुलिस जो ग्रामीण हैं उनकी बातों को सुन रही है, समझ रही है, उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है। और इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। आयुष चिकित्सकों को बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आयुष चिकित्सकों के बारे में बड़ी जानकारी। उन्हें बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। 32,000 की जगह उन्हें अब 44,000 रुपए मिलेंगे। सीएस ने मानदेय 44,000 देने का भरोसा दिया है। मधुबनी में नाराज थे चिकित्सक जो कि हड़ताल पर बैठे हुए थे। आयुष डॉक्टरों ने हड़ताल की उन्होंने चेतावनी दी थी। हालांकि अब उनकी बातें मान लेने का भरोसा दिया गया है। रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर। रजनीश, क्या अपडेट है? देखिए, बिहार में 3,000 आयुष चिकित्सक हैं जो लगातार अभी कोरोना काल में अस्पताल में ड्यूटी संभाले हुए हैं। इस बीच जो कैबिनेट से फैसला हुआ था कि आयुष चिकित्सकों को 44,000 रुपये मानदेय दिए जाएंगे, उसको पलटते हुए मधुबनी के सिविल सर्जन ने घटाकर 32,000 कर दिया था, जिसके विरोध में मधुबनी जिले में सभी आयुष चिकित्सक हड़ताल पर चले गए थे और राज्य के बाकी जो चिकित्सक थे उन्होंने अल्टीमेटम दिया था और न्यूज 18 के माध्यम से कल गुहार लगाई थी कि राज्य सरकार उनके बढ़े हुए मानदेय को दे। जिसके बाद न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर चलाई है और शाम 7 बजे राज्य स्वास्थ्य समिति के आदेश पर सिविल सर्जन मधुबनी ने पत्र को वापस लिया है और नया पत्र जारी किया है कि अब 44,000 मानदेय दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से बड़ी राहत की खबर है। जो डॉक्टर हैं, जो धरती के भगवान हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है और उनको बढ़ा हुआ मानदेय। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, तमाम खबर के लिए, जानकारी के लिए। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और बढ़ा हुआ मानदेय अब आयुष चिकित्सकों को मिलेगा। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार को सेहत की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुजफ्फरपुर और मधुबनी में स्वास्थ्य सुविधाओं की शुरुआत की। इसमें स्वास्थ्य विभाग की 542.10 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इसके अलावा 88.38 करोड़ की परियोजनाओं को भी सीएम ने उसका लोकार्पण किया है, जिसमें राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल झंझारपुर और श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भवन का उन्नयन कार्य भी शामिल है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में 100 बेड के शिशु गहन चिकित्सा इकाई सह अनुसंधान केंद्र, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय में इंसेफ्लाइटिस वार्ड और सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में 100 बेड के मातृ शिशु अस्पताल का लोकार्पण भी किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की बेहतर होती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना की है और साथ ही अपनी सरकार की पीठ थपथपाई है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जनता ने उनको जब मौका दिया तब बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार हुआ, नहीं तो पहले की हालत और भी खराब थी। बिहार के लोगों ने हम लोग को काम करने का मौका दिया, उसके पहले हमने ये देखा था रिपोर्ट कि खाने से, भोजन से ज्यादा खर्च लोगों को करना पड़ता स्वास्थ्य पर, और तभी हम लोगों ने सर्वेक्षण कराया कि सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है। हम तो सरकारी अस्पताल का अनुभव देखे हुए हैं, सांसद थे तब। हम तो कितना जिला के अस्पताल में गए थे तो वहाँ देखे थे, किसी को देखने के लिए, मरीज को देखने के लिए हम गए, एक पत्रकार था तो उनको देखने के लिए हम गए थे और साहब जो देखा हमने कि अचानक धब किया, तो हम कहे क्या धब किया, तो देखा कि दूसरी मंजिल पर कुत्ता पहुंचा हुआ था।
बेड पर कुत्ता था, मरीजों की संख्या कम थी, ये हालत था पहले। और अब आज समझ लीजिए कि अस्पतालों में अब कितने मरीज आ रहे हैं। पहले यहां तक कि जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है उसका भी बेड नहीं भरता था कभी, और आज क्या स्थिति है कि अब उसकी संख्या बढ़ रही। अब हम लोगों ने क्या तय कर दिया कि भाई सबसे पुराना हमारा पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, उसकी संख्या बेड की दुनिया में इतना ज़्यादा बेड किसी अस्पताल का नहीं है। 5000 से भी ज़्यादा, 5400 करने का हम लोगों ने निर्णय लिया। अब IGIMS बना पहले, लेकिन IGIMS पटना का तो लगभग बंद होने के कगार पर था ना। कि पीकू का निर्माण रिकॉर्ड 8 महीने में किया गया है। 25 सितंबर 2019 को इसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में हुआ था। आज तक मुझे जानकारी नहीं है कि बिहार में 8 महीने में कोई अस्पताल बना। 100 बेड का कोई अस्पताल बनने का आज तक का रिकॉर्ड नहीं। ये एक रिकॉर्ड बनाया है स्वास्थ्य विभाग ने। मैं इसके लिए BMSICL को और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री जी का सपना था, जो शिलान्यास के वक्त उन्होंने कहा था कि अगले साल जब यह बीमारी आएगी तो बच्चों को दिक्कत हम नहीं होने दें। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की। उस वक्त माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी वहां थे कि जो वायदा माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुजफ्फरपुर और राज्य की जनता के सामने किया था उसे स्वास्थ्य विभाग आज पूरा कर रहा है। उनकी भी संख्या 197 है, यानी लगभग 200 बच्चों के चिकित्सक भी, और बहुत जल्द उनको उनकी पोस्टिंग का काम पूरा हो जाएगा। उसी प्रकार एक गायनी के डॉक्टर्स की भारी कमी दिखाई पड़ती थी। इस बार 203 गायनी के डॉक्टर्स भी जो हैं इस नियुक्ति के अंदर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं और उनकी नियुक्ति की जा रही है। और मुझे बताया गया कि 9,500 नर्सेज, उनकी भी जो काउंसलिंग का काम चल रहा और 15-20 दिनों में इस महीने के अंत तक जो है ये 9,500 नर्सेज की भी नियुक्ति या उनकी भी काउंसलिंग का काम पूरा हो जाएगा। और साथ ही साथ करीब 4,000 डॉक्टर्स की भी नियुक्ति की जानी है। ये जो जनरल डॉक्टर्स हैं इनका भी अगले 1-1.5 महीने में इनकी भी काउंसलिंग का काम पूरा करके इनकी नियुक्ति की जा सकेगी। मैं इससे उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में डॉक्टर्स की जो भारी कमी दिखाई पड़ती है उसे हम काफ़ी हद तक हम दूर कर पाएंगे। और बड़ी खबर आ रही है, तेजस्वी यादव आरजेडी कार्यालय पहुंच चुके हैं। आरजेडी का नया पोस्टर लॉन्च किया जा रहा है। ब्रिजम पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। ब्रिजम, आरजेडी कार्यालय तेजस्वी यादव का पहुंचना, और बताया जा रहा है कि पोस्टर लॉन्च करने को लेकर वो पहुंचे हैं। क्या तेजस्वी खुद इस पोस्टर को लगा रहे हैं? ये पोस्टर है जो बिहार सरकार के तरफ से चिट्ठी लॉन्च की गई थी जिसमें मजदूरों को विधि व्यवस्था खराब करने की बात कही गई थी। वही पोस्टर तेजस्वी यादव लगा रहे हैं, खुद पोस्टर लगा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से तेजस्वी यादव इस पोस्टर को लगा रहे हैं। आपको बता दें कि देखिए इस पोस्टर पर लिखा हुआ है नीतीश कुमार बताएं, नीतीश कुमार बताएं, और पोस्टर का पूरा जो पूरा जो बातें लिखी गई है पोस्टर में, उस चिट्ठी को छापा गया है इस पोस्टर में। और ये बताया गया है कि किस तरह से बिहार सरकार ने उस चिट्ठी को लॉन्च किया था और किस तरह से बिहार सरकार ने मजदूरों को विधि व्यवस्था खराब करने की बात कही थी। ये पुलिस मुख्यालय की तरफ से लेटर जारी किया गया था जिसमें ये लिखा गया था कि जो मजदूर आ रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिल सकता है, वो परेशान होंगे, तनाव में होंगे, तो वो विधि व्यवस्था खराब कर सकते हैं। इसके लिए सचेत रहने के लिए चिट्ठी जारी की गई थी। उस चिट्ठी पर अब सियासत शुरू है। जो तेजस्वी यादव हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो खुद इस पोस्टर को लगा रहे हैं और साथ ही बिहार सरकार से कई सवाल भी पूछ रहे हैं। देखिए इस पोस्टर में किस तरह से सवाल पूछे गए हैं। नीतीश कुमार बताएं उन्हें बिहारी श्रमिक गुंडे क्यों दिखे, उन्हें बिहारी श्रमवीर अपराधी क्यों लग रहे हैं। साथ ही उन्होंने लिखा है कि उन्होंने मजदूर भाइयों को लुटेरा क्यों कहा, श्रमिकों को रोजगार से इनकार क्यों, और साथ ही बेरोजगार को लेकर कई हमले किए गए हैं। और देखिए तेजस्वी यादव खुद इस पोस्टर को लगा रहे हैं, खुद उसमें पिन मार रहे हैं इस पोस्टर में। और ये पहली दफ़ा है जब तेजस्वी यादव
खुद मैदान में उतरकर इस तरह से पोस्टर लगा रहे हैं। और आप देखिए ठीक आरजेडी के सामने तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, वो खुद सीढ़ियों पर चढ़ के इस पोस्टर को लगा रहे हैं। साथ में जगदानंद सिंह जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो भी उनकी हेल्प कर रहे हैं। जगदानंद सिंह खुद मौजूद हैं, बिहार के कई नेता मौजूद हैं। और देखिए तेजस्वी यादव पहली दफ़ा इस तरह से सीढ़ी पर चढ़कर पोस्टर लगा रहे हैं, यानी कि अब सियासत शुरू हो चुकी है। किसी तरह से तेजस्वी यादव इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। तेजस्वी यादव खुद पोस्टर लगा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से तेजस्वी यादव खुद पिन मार रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं। उधर दे दो, एक मिनट थोड़ा इन लोग को ले लीजिए फिर बाइट दे देते। तो आरजेडी का नया पोस्टर लॉन्च है, कई बातें लिखी गई हैं और उस मजमून को लिखा गया है ये सवाल सरकार से पूछते हुए। इसमें श्रमिकों को रोजगार से लेकर बेरोजगारों की आवाज उठाई गई है, मजदूरों की आवाज उठाई गई है, कई प्रश्न लिखे गए हैं बिंदुवार तरीके से। और अब तेजस्वी अपना बयान भी देंगे इस पोस्टर को लगाने के बाद। ये पहली बार हुआ है, ये पहले की पॉलिटिक्स में ऐसा होता था कि नेता खुद दीवारों पर पोस्टर चिपकाते थे, लेकिन तेजस्वी ने एक नई चीज सामने लाई है कि खुद सीढ़ियों पर चढ़कर उन्होंने पोस्टर टांगा है। और ये वो चिट्ठी है जिसमें उस बात का जिक्र है जिस पर अभी वो कुछ ही देर में प्रकाश डालने वाले हैं। तो तेजस्वी यादव आरजेडी कार्यालय पहुंचे हैं और आरजेडी का नया पोस्टर उन्होंने लॉन्च किया है। उस पोस्टर को खुद उन्होंने पिनअप किया और बांस बल्लियों के ऊपर सीढ़ियों के जरिए चढ़ते हुए उन्होंने उस पोस्टर को लगाया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे। चिट्ठी में साफ तौर पे हम कह सकते हैं विश्वासघात है हर एक शब्दों में। इस चिट्ठी में पूरी तरीके से बेशर्मी है और ये जो चिट्ठी है ये केवल एक विभाग द्वारा ही चिट्ठी नहीं है, बल्कि ये नीतीश कुमार जी के अंतरात्मा की उपज है। ये चिट्ठी का एक एक वाक्य, एक एक शब्द नीतीश कुमार जी के अंतरात्मा का उपज है। देखिए नीतीश कुमार जी के दो तरीके हैं काम करने के, एक पीठ पे खंजर भोंकना और दूसरा किसी और के कंधे से बंदूक चलाना। और हम मानते हैं कि इस चिट्ठी के डीएनए में खोट है। बिहार में महागठबंधन के नेताओं के बीच प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है। सभी दल अलग अलग बैठक कर अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटे हैं। कल दिन में कांग्रेस नेताओं की बैठक के बाद रात में मांझी, कुशवाहा और सहनी की बैठक हुई। हालांकि बैठक के बारे में कुछ भी कहने से नेता बचते दिखे। प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों कह रहे हैं, जरा इसके लिए इन तस्वीरों को देखकर समझना होगा, जो कि बेहद आसान भी है। जहां 2 दिनों के भीतर महागठबंधन के सभी दलों की बैठक हुई है, लेकिन सभी बैठक अलग अलग हुई है। तो आरजेडी नेताओं की बैठक हुई, कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई और ये जो तारीख है वो अलग जरूर है, लेकिन यहां पर अलग अलग बैठकों से समझा जा सकता है कि पॉलिटिक्स क्या प्रेशर वाली हो रही है, क्या जताने की कोशिश हो रही है कि सिर्फ फोटो खिंचवाने को लेकर ये बैठकें चल रही हैं। मांझी और कुशवाहा की जो गुप्त बैठक हुई उस पर आरजेडी ने तंज कसा, कहा कि गुप्त बैठक से कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि आरजेडी का यह भी कहना है कि चुनाव आने तक महागठबंधन में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन महागठबंधन में तो सबसे बड़ा दल और सबसे बड़ा चेहरा राष्ट्रीय जनता दल के पास है, तो महागठबंधन हमारा इंटैक्ट है। ये जो भी बैठकें हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो इस तरह के बैठकों का दौर चलता रहता है, लेकिन हम लोग सब मिल बैठ करके जब समय आएगा सब चीज तय हो जाएगा। राजद, रालोसपा, हम, कांग्रेस और आरएलएसपी के बीच की जो बढ़ती तनातनी है वो बिल्कुल ही स्पष्ट संकेत है कि अगले विधानसभा चुनाव के पहले पूरी तरह से ये तथाकथित महागठबंधन
अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ आपको दिखेगा। तो विवाद महागठबंधन में ही नहीं है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने यह कहकर कयासों के बाजार को गर्म कर दिया है कि बीजेपी को तय करना है कि बिहार में किसका नेतृत्व होगा, जबकि बीजेपी साफ कर चुकी है कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेगी। गठबंधन दल के साथी हैं भारतीय जनता पार्टी। नेतृत्व किसका होगा नहीं होगा ये गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी को इस बात को डिसाइड करना है। जैसा मैंने कहा कि मेरा पूरा ध्यान केंद्रित है, मेरी प्राथमिकता पूरी तरीके से चुनाव में हमारे गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहे उस तरफ है। मेरा पूरा ध्यान केंद्रित है कि हमारे जितने भी 243 एनडीए के प्रत्याशी हों, अधिकांश प्रत्याशी जीतें, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी की हर सीट पर अपनी अहम भूमिका हो उस प्रत्याशी को जिताने को लेकर। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। नेतृत्व किसका होगा नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी जो भी फैसला करेगी, लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और चिराग के इस बयान के बाद बीजेपी जेडीयू का दावा है कि चुनाव में 225 से ज्यादा सीटों पर एनडीए की जीत होगी, जबकि आरजेडी चिराग के बहाने एनडीए पर सवाल खड़े कर रहा है। लोकतंत्र में कई सवालों पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन अगर एक सिलसिला बन जाए, हर बार ऐसे बयान आए, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और एनडीए के कंस्टिट्यूएंट के नेता के तौर पर चिराग पासवान जी को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। चिराग पासवान को कान में आवाज नहीं गया कि एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के नेता ऑलवेज कहते रहे कि मेरा नेतृत्व बिहार में नीतीश कुमार करेंगे। ये तो कई बार ये बात रिपीट हुआ। जब हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी थे या अभी जेपी नड्डा जी भी हैं, उन्होंने भी कहा कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। इसमें अब कहाँ कोई कंट्रोवर्सी है। बिहार के लोग जो कुछ बोलते हैं उनका कोई हैसियत नहीं ना है। ये तो सब तय होगा, मैंने जो आला कमान है पार्टियों का वो लोग तय करते हैं। इसमें न कांग्रेस पार्टी का स्थानीय नेता तय करेगा, न चिराग पासवान तय करेंगे। चिराग पासवान के बाप बोलते तो एक वजन भी था। इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। तो चिराग पासवान के बयान पर कांग्रेस ने भी तंज कसा है। कहा है कि चिराग पासवान के बयान से साफ हो गया है कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना चाहते। लेकिन जिस तरह से घटक दल के नेता होने के चलते आप देखें तो चिराग पासवान का बयान बहुत कुछ संकेत दे रहा है कि वो लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव मैदान में नहीं जाना चाहते। तभी तो इस तरह की बात कर रहे हैं कि बीजेपी तय करेगी। इसका मतलब तय नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ इस तरह के बयान उन लोगों के लिए भी एक जवाब है जो महागठबंधन के नेताओं की बैठक को लेकर कुछ कुछ बयान देते रहते हैं। सच्चाई है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है और वो यूनाइटेड होकर चुनाव मैदान में जाने की स्थिति में नहीं है। और इसकी वजह है कि जनता में जो आक्रोश नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ उत्पन्न हुई है वो एनडीए में शामिल पार्टियों को कहीं न कहीं भयभीत कर रहा है। चलिए बात करते हैं वर्चुअल रैली की जो 7 जून को होने वाली है। अमित शाह की वर्चुअल रैली और बीजेपी इसे रियल बनाने में जुटी है और इसके लिए रियल रैली की तरफ पूरे पटना में पोस्टर लगाए गए हैं। उसी तरह पटना में मंच भी बनाया जा रहा है। साथ ही इस रैली में प्रोटोकॉल के मुताबिक स्वागत भी किया जाएगा और स्वागत भाषण भी होगा। वर्चुअल और रियल में अंतर सिर्फ ये है कि अमित शाह पटना नहीं आएंगे, बाकी सब कुछ रियल जैसा होगा। बिहार बीजेपी अमित शाह की वर्चुअल रैली में रियल फील लाना चाहती है, इसीलिए पूरे पटना को अमित शाह की रैली से पाट दिया गया है। देखिए मेरे पीछे जितने पोस्टर हैं वो बिहार जन संवाद, इस रैली का नाम दिया गया है बिहार जन संवाद और अमित शाह इसे संबोधित करेंगे। बिल्कुल ये अपने तरह का एक ऐतिहासिक वर्चुअल रैली होगी और बिहार में इसको बिहार जन संवाद नाम दिया गया है। देश में भाजपा ने परचम लहराया है और पहली बार इस कोरोना संकट के बीच में तो हम लोग चल ही रहे हैं, लेकिन इसके बीच में ही ये पार्टी ने अपने स्तर से संगठन के काम को धार देने के लिए माननीय अमित शाह जी को मैदान में उतार दिया है। पार्टी कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं और यहाँ कार्यक्रम शुरू होगा, स्वागत होगा, अभिनंदन होगा, जिस प्रकार से होता है, गीत होगा, आरोग्य सेतु ऐप चलाया जाएगा, यहाँ दिखाया जाएगा। उसके बाद से एक कार्यक्रम और है छोटा सा, फिर वंदे मातरम होगा
उसके बाद से मंच यहाँ 20 मिनट जो हमारे नेता रहेंगे वो मंच का संचालन करेंगे, फिर मंच वहाँ के जिम्मे आ जाएगा और वहाँ से सीधा संवाद होगा। और ये रैली निश्चित रूप से ऐतिहासिक रैली। ये 3.5 लाख से ज़्यादा की संख्या होने जा रही है, चूँकि युवाओं में जिस तरीके से जोश है, हर युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को भी दायित्व मिला है कि कम से कम 40 से 50 लोग, चूँकि मिनिमम सोशल डिस्टेंस 50 लोगों का है, हर मंडल स्तर पर ये रैली होने जा रही है, वर्चुअल मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर ये होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये संख्या 3.5 लाख भी क्रॉस कर रही है और युवाओं में पूरा जोश है, देश के लोगों में जोश है, बिहार के लोगों पर। इसीलिए सब कुछ रियल होगा, पोस्टर भी सजेंगे, मंच भी बनेगा, मंच पर नेता भी होंगे, भाषणबाजी भी की जाएगी, लेकिन सब कुछ वर्चुअल ही होगा। कैमसन राजीव के साथ विजय पांडे, न्यूज 18 पटना। और बीजेपी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने अमित शाह की रैली पर सवाल उठाने पर आरजेडी पर निशाना साधा है। इस कोरोना के संकट काल में शारीरिक दूरी तो बनाए रखनी है, लेकिन जनसंवाद भी तो कायम रखना है। बीजेपी के जनसंवाद कार्यक्रम में गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी पटना जा रहे हैं, तैयारियां जोरों शोरों से हैं, लेकिन मुख्य विरोधी दल राष्ट्रीय जनता पार्टी ने उसी समय थाली पीटने का कार्यक्रम बनाया है। लेकिन बिहार की जनता समझदार है और अब वो इस झांसे में आने वाली नहीं है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।